नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं विवेक कुमार सिंह ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ बीपीएससी टीआरई 3 में, ठीक है ना। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी सीरीज, ठीक है। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और हो सकता है कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। पहले भी इनसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारी मेहनताना है, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की गतियां, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां क्या है, कैसे हैं, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और इससे क्या क्या परिवर्तन होता है हमारे दिन में, ऋतुओं में क्या क्या परिवर्तन होती है, उन सब के बारे में इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति क्या है, दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि घूर्णन के बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यहाँ दिया हुआ है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब देखिए अक्ष क्या है, जैसे कि आपने ये गोला बनाया, यानी मान लीजिए ये पृथ्वी है, और यहाँ से आप ये जो एक ग्लोब बनाते हैं ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। और ये जो सुई जो पृथ्वी के अंदर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसी को अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। और क्या है कि इसी पे वो एक राउंड घूम गई, जैसे ये पृथ्वी है, अब इसी के ऊपर वो एक राउंड घूम गई, इसी को वो क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप अब समझते हैं, हमने घूर्णन समझ लिया, अब हम समझते हैं परिक्रमण क्या है, ठीक है। परिक्रमण क्या है, जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, ठीक है। और सारे ग्रहों का एक निश्चित रास्ता बना हुआ है, किसको, इसको घूमने के लिए, ठीक है ना। तो ये दीर्घ वृत्ताकार रूप में ये फैला हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी क्या करेगी कि इस सूर्य के चारों ओर जब एक बार घूम लेगी, इसी को क्या कहा जाएगा, एक परिक्रमण कहा जाएगा, ठीक है ना। इसको कहा जाएगा कि ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आई होप कि आप घूर्णन और परिक्रमण बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जैसे कि वो आप ग्लोब में दो सुइयां देखते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसा कोई पृथ्वी पे है नहीं वैसा रेखा, ठीक है ना। ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कक्षीय समतल पर वो क्या करती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप नोट भी करते चलें, ठीक है ना। तो आगे कह रहा है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। हम आगे यहाँ देखेंगे भी कि जो ये ग्लोब है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, एक जैसे हम पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है थोड़ी सी, और जैसे ही हमने इस पे एक लंब डाला यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ ये है, इसको तो कक्षीय समतल कहा जा रहा है, पृथ्वी का कक्षीय समतल। यहाँ जब लंब डाले रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 66.5 डिग्री का, ठीक है ना, 66.5 डिग्री का। इसी की चर्चा ऊपर हो रही है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहा जा रहा है, कक्षीय समतल कहा जा रहा है, ठीक। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक। जहां जहां मुझे समझाना है वहां वहां मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। सूर्य की ओर सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य जो दूसरा भाग है वो सूर्य से दूर होता है, और वहां पे क्या हो जाती है, रात हो जाती है। जाहिर सी बात है
ये एक गोलाकार जो पृथ्वी है, अगर हम यहाँ से एक रोशनी डालते हैं तो इसके एक ही भाग को क्या करेगी, वो रोशन करेगी, और इसका जो पीछे वाला भाग होगा वो क्या है, वो अंधकार में रहेगा। तो जहां प्रकाश पड़ेगा वहां दिन होगा, जहां प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको आप नोट भी कर लीजिए। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। उसे क्या कहा जा रहा है, प्रदीप्ति वृत्त कहा जा रहा है। आगे हम देखेंगे भी कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है, ठीक है ना। और यहाँ हम समझ भी लेते हैं। जैसे कि हमने एक गोला बनाया, ठीक है, और ये जो है रेखा, ये दिन और रात को डिवाइड करती है कि यहाँ से इस वाले भाग में रात है और इस वाले भाग में दिन है, या इस वाले भाग में दिन है या इस वाले भाग में रात है। ठीक है ना। तो ये जो रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जाहिर सी बात है कि ये जो वृत्त है वो अक्ष के साथ नहीं मिल रहा होता है। ठीक है ना, एक सेकंड। अक्ष के साथ नहीं, जैसे कि अब 3.2 में यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला जो है, ये वाला जो दिखाया गया है कि ये प्रदीप्ति वृत्त है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये वाली लाइन जो डिवाइड कर रही है दिन और रात को, इसी को प्रदीप्ति वृत्त कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह वृत्त अपने अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप 3.2 में देख रहे हैं, जो यहाँ दिखाया मैंने। ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है ना, और ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटे का समय ले रही है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। जो घूर्णन का समय काल होता है, यानी कि पृथ्वी जब एक अपने अक्ष पे, जैसे मैंने बताया कि वो जहां है वहीं पे एक चक्कर घूम रही है, उसमें उसको 24 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है ना, इसी को पृथ्वी का दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी दिन या दैनिक, यहाँ दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है ना, और इसी के कारण क्या हो रहा है, दिन और रात में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, इसी के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब यहाँ आप 23.5 डिग्री एक देख रहे हैं कि ये क्या है भाई, ये 23.5 डिग्री क्या है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है कि जो इसका अक्ष है, ये इस पे क्या है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी क्या है, वो झुकी हुई है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है बहुत सारे एग्जामों में, बीपीएससी के ही एग्जामों में, कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है। ठीक है ना, या अपने अक्ष पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 23.5 डिग्री। ठीक है ना, और कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 66.डिग्री है। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, और अगर समझ में आ रहा है तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय खगोल, ये वाली हम पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है और अपने अक्ष पे घूमती है या घूर्णन करती है। ठीक है ना, घूमना और घूर्णन करना एक ही है। अब आगे कह रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। ठीक है ना, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। ठीक, तो हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। इसमें बताया भी, सूर्य के तरफ वाले सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि अगर ये पृथ्वी है और अगर नहीं घूमेगी, अगर इधर से लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ हमेशा बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगा, और यहाँ का जो जो भी पेड़ पौधा हो सकता है कि ज्यादा गर्मी के चलते जल जाए, या और कुछ क्या परिणाम निकल सकता है। ठीक है ना, और दूसरे भाग में हमेशा ठंडा रहेगा और वहां अंधेरा रहेगा, और हमेशा क्या है, ठंड पड़ेगी। इस अवस्था को में क्या है, पृथ्वी में अ, इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर
जिसको परिक्रमण कहा जा रहा है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। मैं आगे ये मैप में भी दिखाऊंगा कि ये कैसे उसको फिर सूर्य को घूम रही है, ठीक है ना। तो सूर्य के चारों ओर घूमना उसको परिक्रमण कहा जाता है, ठीक। पृथ्वी एक वर्ष में यानी 365, यहाँ 1/4 लिखा हुआ है, यानी कि एक चौथाई दिन, ठीक है ना। यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का समय जो होगा। तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने ऊपर वो घूर्णन में 24 घंटे का समय लगा रही है और परिक्रमण में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगा रही है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो यही 6 घंटे क्या होता है, आगे चल के एक लीप ईयर बन जाता है और फरवरी 29 दिनों का हो जाता है, 28 दिनों से, ठीक है ना। तो यहाँ ये दिखाया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुएं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैप आ ही गया है तो समझ लेते हैं कि पृथ्वी क्या हो रही है। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, एक चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। एक चक्कर लगा रही है, तो जैसे जैसे ये चक्कर लगाते जाएगी वैसे वैसे समय बदलेगा और पृथ्वी पे रोशनी जो पड़ेगी वो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे रोशनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके अनुसार क्या होगा कि कहीं ठंड आएगी, कहीं गर्मी आएगी, कहीं कोई और ऋतु आएगी, तो वहां से क्या होगा, ऋतु में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो ये परिक्रमण होता है इसके कारण से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक। हम आगे और भी देखेंगे ये जो 21 मार्च उत्तरी अयनांत दक्षिणी अयनांत, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब आगे कह रहा है कि जो हमने लीप ईयर की बातें की, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में पर 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन में को फरवरी के महीनों में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथा वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिनों का हो जाता है, जिसको लीप ईयर कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ आप समझ चुके हैं। अब आगे ये कह रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है कि पृथ्वी का जो कक्ष है वो किस तरह का है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो कक्ष है वो क्या है, दीर्घ वृत्ताकार पथ है। तो ये आप नोट कर लीजिए, दीर्घ वृत्ताकार है पृथ्वी। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है एक ही दिशा में क्या है, अब आप देखिएगा कि इसका कक्ष इस तरह से है, तभी तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, ठीक है ना। 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है अपने अक्ष पे, एक ही दिशा में झुकी हुई है। समानतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा। यहाँ पे इसने एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांट दिया है। कौन, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा, ठीक है। ऋतुओं में अब देखिए यहाँ फिर वो इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी पे ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है, घूर्णन के कारण से, परिक्रमण के कारण से, दैनिक गति, कोई और गति दे दे कि इस गति के कारण से, ठीक है ना। तो आप सीधे डालिएगा कि वो आपका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण से आता है, ठीक है ना। यहाँ दिया हुए ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि क्या है, परिक्रमण। यानी कि पृथ्वी, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पृथ्वी देखिए ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है और 21 सितंबर को यहाँ बसंत ऋतु है, फिर 22 दिसंबर को यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, फिर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बसंत ऋतु और शीत ऋतु आ रही है 21 मार्च को। फिर यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन आता है, ठीक। हम आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि 21 जून, आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, 21 जून। अब आइए हम 21 जून को देखते हैं।
कह रहा है 21 जून को जो ये उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ये वाला उत्तरी गोलार्ध का पोर्शन है, ये दक्षिणी गोलार्ध का पोर्शन है। तो आप देख रहे हैं कि वो क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सीधे जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं कि आगे अब क्या कह रहा है यहाँ पे। 21 जून को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है ना, 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या हो रही है कि कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां, अब जैसे आप जान रहे हैं कि जो ध्रुव है उसके पास क्या करती है, सूर्य की जो रोशनी है बहुत कम पहुंच पाती है, जिसके कारण से वहां या तिरछी पहुंचती है तो वहां ऊष्मा कम प्राप्त होती है। ठीक है ना, पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले, यानी उत्तरी ध्रुव रेखा को कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है ना, जो 66.5 डिग्री कोण होता है, इसको आर्कटिक रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्कटिक रेखा भी कहा जाता है। ठीक है ना, एक बार मैं इसको लिख भी देता हूं। उत्तरी जो ध्रुव वृत्त की यहाँ चर्चा हो रही है उसको आर्कटिक रेखा भी कहा जाता है। आर्कटिक रेखा, ठीक है ना। ठीक, तो इसको आर्कटिक रेखा भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। ठीक, मैं इसका कोण भी बताते चलूं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले, यहाँ दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसके बहुत बड़े भाग पे क्या होती है कि सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में, अब विषुवत वृत्त जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है ना, 21 जून को इन क्षेत्रों में, अब ये देखिए ध्यान देने वाली बात है कि 21 जून को इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है ना, इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। ठीक है ना, इस अवस्था को जो सबसे 21 जून का जो दिन होता है उत्तरी अयनांत का दिन होता है, और इस दिन को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे से छोटी रात होती है। ठीक है ना, ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक है ना, अब आगे कह रहा है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब 22 दिसंबर का जो दिन है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, एक सेकंड, इस वाले पार्ट में। ठीक है ना, जो दक्षिणी गोलार्ध का जो पार्ट है, जो दक्षिणी गोलार्ध का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है ना, ये क्या है, वहां दक्षिणी सूर्य की तरफ थोड़ा हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ रही है। ठीक है ना, जिसके कारण से वहां पर क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। ठीक है ना, क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुके होने के कारण, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव जो सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है कि उधर क्या है, प्रकाश ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दिन लंबे होते हैं और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब जाहिर सी बात है कि 22 दिसंबर के दिन समय, अब हमारे यहाँ क्या होती है, उस समय ठंड पड़ रही होती है। ठीक, और इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, वहां पे गर्मी है। ठीक है ना, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ठीक है ना, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है किस अवस्था को, 22 दिसंबर के
दिन को दक्षिणी अयनांत कहा जा रहा है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाता है। क्या आप कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे 25 दिसंबर को क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, और हमारे यहाँ 25 दिसंबर को क्या है, शीत ऋतु, शरद ऋतु है, यानी ठंड का मौसम है। अब आगे कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या हो रही है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका है तो यहाँ पे क्या हो, दिन और रात बराबर होगी। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। इसको विषुव कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन को विषुव कहा जाता है। और अब हम देखते हैं कि इसमें अब बसंत विषुव कौन है और शरद विषुव कौन है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है ना। तो 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। यहाँ पे दिया भी है, ठीक है ना। यहाँ 21 मार्च बसंत ऋतु है, तो ये क्या है, बसंत विषु का है, भी कहा जाता है। और यहाँ 23 सितंबर दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यहाँ शरद ऋतु है, दक्षिणी। एक सेकेंड, हाँ, नहीं, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, एक सेकेंड, थोड़ा सा, 21 मार्च, हाँ, ठीक है। तो इसको 21 मार्च और 23 सितंबर को विषु कहा जा रहा है, ठीक है ना। और 21 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। 21 मार्च को इसके ठीक विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, तो इसको बसंत विषु कहा जाता है। और 23 सितंबर को शरद ऋतु होती है, तो उसको शरद विषु कहा जाता है, ठीक है। यहाँ आप फिर से एक बार क्लियर हो जाइए। 21 मार्च को बसंत विषु होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषु होता है, ठीक। तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी, ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली लाइन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में क्या है, परिवर्तन होता है। दिन और रात तथा ऋतुओं में क्या होती है, घूर्णन के कारण दिन रात में परिवर्तन, और परिक्रमण के कारण क्या हो रहा है, परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। अब ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ और यहाँ क्वेश्चन आंसर है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को क्या कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है कि परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरण विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पढ़ा ही है कि 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरण विषुवत वृत्त पे 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है ना। और ये खाली स्थानों को भरें, तो ये आप खुद से भी थोड़ा बहुत कुछ करिए, ये आपका होमवर्क टास्क हो गया, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसमें क्या कठिनाइयां आ रही हैं, ताकि हम और सुधार कर सकें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।